नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भोली बिसरी कहानी में आज सुनिए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास कमला का तृतीय अध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। सुनिए एक कहानी रोज। कमला का स्वामी सतीश चंद्र कलकत्ते में एक सौदागरी ऑफिस का क्लर्क है। उसकी माली हालत कुछ अच्छी नहीं, आमदनी भी कम है। इसी कारण बेचारा विवाह करने के लिए राजी ही ना था। किंतु सतीश की माता दुर्गा ने जिद पकड़ी कि विवाह एक ऐसा जरूरी काम है। जो लोग भूखों मरते होते हैं ना, वे भी इस देश में वंश चलाने की गर्ज से एक विवाह तो जरूर ही करते हैं। फिर सतीश तो भगवान की कृपा से महीने में 40-50 रुपए पैदा कर लेता है, तो वह क्यों ना विवाह करेगा। विवाह ना करूंगा यह भी कोई बात है। सभी के लड़के जब विवाह करते हैं तो सतीश ही क्यों ना करेगा। उसके पितृकुल में तो कोई कुंवारा नहीं रहा। जिसके बाप दादे बिना किसी आपत्ति के सदा से विवाह करते आ रहे हैं, यहाँ तक कि कोई ना कोई एक से अधिक ब्याह करने में भी पीछे नहीं हटा। उन्हीं का वंशधर होकर वह कैसे अविवाहित रहना चाहता है। उसे ऐसी दुर्बुद्धि कैसे हुई। सतीश अगर ब्याह नहीं करेगा तो दुर्गा देवी का देहांत हो जाने पर बाप दादे के घर में शाम को चिराग कौन जलाएगा। जगदीशपुर गांव में इतने प्राचीन रायवंश का नाम क्या कुलंगार सतीश के कारण पृथ्वी पर से उठ जाएगा। सतीश हंसकर कहता, देखो माँ, कौरवों और पांडवों का इतना बड़ा वंश भी आज पृथ्वी पर से उठ गया है। स्वयं श्री कृष्ण भी यदुवंश को विनाश से बचा नहीं सके। अतः शूद्र राय वंश अगर पृथ्वी पर से उठ ही गया तो उससे कोई विशेष हानि नहीं होगी। दुर्गा डांट कर कहती, चुप कर लड़के, तेरी ये बेवकूफ़ी की बातें मैं नहीं सुनना चाहती। तेरा विवाह मैं जरूर ही करूँगी। तू बड़ा बेहया है, इसी से अपने विवाह के बारे में इस तरह बहस कर रहा है। आज अगर तेरे बाप जिंदा होते तो क्या उन्हें मुंह पर ये सब बातें कह सकता, ऐसी उल्टी बातें कर सकता। सतीश गर्दन झुकाकर कहता है, नहीं माँ, शायद उनके प्रतिवाद मैं नहीं कर सकता, लेकिन करना ही उचित था। जो ब्याह करेगा और जिसका ब्याह होगा, जिम्मेदारी तो सब उसी की है। उस बोझ को उठाने की, उस जिम्मेदारी को पूर्ण करने की शक्ति भी तो अपने में होनी चाहिए ना माँ। दुर्गा कहती है, तेरी भी बातें अजीब ही होती हैं। ब्याह करने में जिम्मेदारी काहे की। तू रहने दे बस। ब्याह करके भी भला कोई असुखी होता है। देख लेना, मैं तेरी ऐसी बहू लाऊंगी जैसी अनेक राजा महाराजाओं के घर में भी देखने को नहीं मिलेगी। इस पर सतीश ने हंसकर कहा, तुम्हारे किराने लड़के को कोई आधा राज्य और एक राजकन्या नहीं देगा माँ। इतना कहकर सतीश हंस देता और 8 बजे की लोकल ट्रेन पर सवार होने की जल्दी में गांव की और डेली पैसेंजरों के साथ स्टेशन की ओर दौड़ लगाता, नहीं तो 10 बजे दफ्तर में हाजिर नहीं हो सकेगा। इसी तरह लड़के के साथ बहुत दिनों तक बारंबार बहस करते रहने के बाद दुर्गा ने पास ही के एक गांव में हरनाथ मैत्र की परम सुंदरी कन्या कमला के साथ सतीश के ब्याह की बातचीत पक्की कर ली। उस दिन सतीश को ब्याह करने के लिए राजी ही होना पड़ा। सतीश एक मित्र योगेंद्र मित्र जमींदार की कचहरी में लगान के रुपए जमा करने गया था, क्योंकि वह थोड़ी बहुत खेती भी कराता था और वहां से लौटते समय जमींदार बाबू के पक्के तालाब के घाट पर स्नान करते हुए कमला को देख आया था। युवावस्था में पदार्पण कर रही सुंदरी किशोरी की विकास उन्मुख लावण्य श्री ने उस दिन विवाह विमुख युवक सतीश के हृदय पर कौन सी जादू की लकड़ी फेरती, इस बात को वही खूब जानता था। विधवा माता के हठपूर्ण अनुरोध को टाल न सकने के बहाने सतीश एक बार कहने से ही कमला के साथ ब्याह करने को राजी हो गया। गांव भर के आदमी यह सुनकर सतीश की इस अद्भुत मातृभक्ति की प्रशंसा करने लगे। सतीश को कमला के मिलने से इतना आनंद हुआ कि वह अपने दुर्भाग्य दरिद्र जीवन को धन्य समझने लगा। उस पर लोगों की प्रशंसा घाते में हाथ लग गई। विवाह के बाद कई वर्ष तो उसके बड़े सुख से बीते। उसके जीवन को जैसे किसी देवता ने स्वर्गीय सुख से परिपूर्ण कर दिया। कमला के कमल तुल्य चरण पड़ने से जगदीशपुर का चिर परिचित घर सतीश की दृष्टि में इंद्र का नंदनवन बन गया। सतीश की माँ दुर्गा देवी भी सुलक्षण बहू पाकर परम प्रसन्न हुई, जैसे स्वर्ग ही उनके हाथ लग गया। उन्होंने जब देखा कि कमला उनके सर्वस्व और आंखों की पुतली पुत्र को सर्वथा सुखी बना सकी है, तब तो उसके ऊपर उसका स्नेह और अनुराग और भी बढ़ गया। सास को बहू का आदर और सत्कार किस तरह करना चाहिए, इसके दृष्टांत में जगदीशपुर निवासिनी सासों की 27 बहुएं सतीश की मां दुर्गा देवी के नाम का उल्लेख करने लगती थी। किंतु दुर्भाग्यवश दुर्गा देवी अपने सुयश को बहुत दिन तक बनाए नहीं रख सकी। कई साल बीतने पर भी जब कमला उनकी गोद में एक सोने का चांद
अर्थात बालक उपहार न दे सकी, तब दुर्गा देवी कर्मशः बहू के संतानहीन होने की संभावना से हताश होने लगी। कई तरह की दवा दुआ आदि का प्रयोग कर, तावीज गंडे वगैरह पहनाकर, मनौती मानकर, जागती कला वाले देवताओं के मंदिरों में धरना धरकर भी दुर्गा देवी की मनोकामना पूरी नहीं हुई। तब राय वंश के भविष्य उत्तराधिकारी के लिए अधीर होकर वह अपने पुत्र का दूसरा ब्याह करने के लिए विचार कर ही रही थी कि इसी समय सतीश को पश्चिम में अच्छी तनख्वाह की नौकरी मिल गई और वह दूर विदेश चला गया। वहां पहुंचने के 10-15 दिन बाद ही सतीश एकाएक बहुत बीमार पड़ गया। लड़के की बीमारी का जरूरी तार पाते ही दुर्गा देवी ऐसी घबराई कि चटपट बहू को उसके मायके भेजकर आप गांव के एक दूर के रिश्ते के आदमी को साथ लेकर लड़के के पास जाकर उपस्थित हुई। उस समय सतीश की हालत कुछ सुधर चुकी थी। उसे ऑफिसर के पास ही सपरिवार के लिए क्वार्टर मिल गया था। दुर्गा देवी को वह छोटा सा नए ढंग का घर, साफ सुथरा हवादार नया घर, वह जगह इतनी अच्छी लगी कि सतीश के अच्छे उठने पर भी उन्होंने गांव लौट जाना नहीं चाहा। साथ आए आत्मीय को विदा करके दुर्गा देवी वहीं रह गई और बहू को भी विदा कराकर यहीं ले आने के लिए सतीश से बारंबार कहने लगी। सतीश ने वायदा किया कि बड़े दिन की छुट्टियों में जाकर वह स्त्री को अवश्य ही विदा करा लाएगा। यह सुनकर दुर्गा देवी निश्चिंत हुई। इस विदेश में अकेले रहना सतीश को भी अच्छा नहीं मालूम पड़ता था। कमला को उतनी दूर छोड़कर यहाँ आकर रहने से उसे हर घड़ी बड़ा कष्ट होता था। सुदूर प्रवास में अपने अत्यंत निकट आत्मीय और प्रेमा पात्र को ना देखकर सतीश की बेचैनी बहुत बढ़ रही थी। कमला को ना देख पाने की वेदना, उसके विरह का असहनीय दुख यूं ही उसको व्याकुल कर रहा था। उस पर तुर्रा यह कि हर दूसरे दिन कमला के हाथ की लिखी चिट्ठी भी, जो इस संगी साथी से हीन बांधव रही दूर देश में उसके लिए एकमात्र सांत्वना और सहारा होती, आज 2 सप्ताह से एक भी उसको नहीं मिली। कमला की आखिरी चिट्ठी जो उसे मिली थी, उसमें लिखा था कि वह अपने घर वालों के साथ चूड़ामणि योग में गंगा स्नान करने कलकत्ते जा रही है। इसलिए इधर उधर 4-5 दिन तक सतीश उसके नाम कोई चिट्ठी न लिखे। कलकत्ते से लौटने पर जब कमला उसको चिट्ठी लिखेगी, तब वह भी उसके पास चिट्ठी भेजे। सतीश उत्सुक होकर उस चिट्ठी की राह देख रहा था। 4-5 दिन की जगह जब 2 सप्ताह बीत गए और तब भी कमला की कुछ खबर न मिली, तब तो सतीश घबराने लगा। पहले तो कमला पर वह बहुत नाराज हुआ कि वह क्यों नहीं चिट्ठी लिखती। क्या दूसरे तीसरे दिन की कौन कहे, 15 दिन में भी एक पत्र लिखने की फुर्सत नहीं होती। अगर वह गांव अभी तक लौट कर ना आई तो क्या कलकत्ते से चिट्ठी नहीं लिखी जा सकती। यह तो उसे अच्छी तरह मालूम है कि उसकी चिट्ठी मिलने में थोड़ी देर होने पर मुझे कैसी और कितनी बेचैनी होती है। फिर भी क्या उसे यह ख्याल नहीं आया मेरे पास एक चिट्ठी लिखने की कितनी ज़रूरत है। अच्छी बात है, देखा जाएगा। देखता हूँ वह कब तक इस चिट्ठी को ना लिखकर चुप रह सकती है। मैं भी उसको अपनी तरफ से चिट्ठी नहीं लिखूंगा। किंतु सतीश अपनी इस प्रतिज्ञा की रक्षा नहीं कर सका और भी 2 हफ्ते इस तरह देखते देखते बीत गए। तब सतीश कमला के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हो उठा। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। जो आदमी उसे प्रतिदिन पत्र लिखा करता था, वह आज 1 महीने से एकाएक अकारण इस चुप्पी को साध कर कैसे बैठ सकता है। निश्चय ही कमला बीमार पड़ गई है। अब सतीश से रहा नहीं गया। उसकी सारी नाराजगी काफूर हो गई। उसने उसी दिन कमला के नाम एक चिट्ठी लिखकर छोड़ दी। पत्र का उत्तर आने की अवधि बीत गई। अपने पत्र के उत्तर में कमला के हाथ की लिखी कोई चिट्ठी जब सतीश को नहीं मिली, तब तो वह भय से व्याकुल हो उठा। बात क्या है, हुआ क्या। आज 1 महीना होने को आया, उन लोगों की भली बुरी कुछ भी खबर नहीं मिली। सतीश उस दिन बैठा सोच रहा था कि ससुर के नाम एक चिट्ठी लिखूं कि नहीं। इसी समय उस दिन की डाक से सतीश के नाम का एक पत्र आकर हाजिर हुआ। हाथ की लिखावट अपरिचित थी, लेकिन लिफाफे पर मोहर सतीश की ससुराल के गांव के डाकखाने की थी। सतीश ने घबराकर लिफाफा पढ़ा और चिट्ठी पढ़ने लगा। प्रिय महाशय, बड़े दुख के साथ निवेदन करता हूँ, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती कमला देवी हमारे गांव के जमींदार के बेटे श्रीमान हरेंद्र मित्र के साथ गत चूड़ामणि योग के अवसर पर कलकत्ते से गायब हो गई। आपके ससुर जी ने, जहाँ तक मुझे मालूम है, यह बुरी खबर आपसे छिपा रखी है। किंतु श्रीमती कमला देवी आपकी विवाहिता पत्नी है और न्याय तथा धर्म से उन पर आपका ही पूरा अधिकार है। इसलिए बुरी खबर होने पर भी सबसे पहले आपको यह समाचार मालूम होना चाहिए। यही सोचकर इस पत्र के द्वारा मैं यह खबर आपको बतलाता हूँ। जो कार्रवाई ठीक और मुनासिब समझिए कीजिए। इति। नीचे किसी का नाम नहीं था। चिट्ठी पढ़कर सतीश के सिर में चक्कर आ गया। आंखों के आगे अंधेरा छा गया, जैसे किसी ने उसके कलेजे को जबरदस्ती खूब गर्म लोहे से दाग दिया, जैसे किसी ने भाला भोंक दिया।
दोनों हाथों में अपना सिर पकड़कर टेबल पर दोनों कहानियां टेककर सतीश सामने खुली पड़ी हुई उस भयानक चिट्ठी की ओर बहुत देर तक पागल की तरह देखता रहा। दुर्गा देवी रोज सतीश के से आकर समधियाने की खबर पूछ जाया करती थी। इधर लगभग 1 महीने से बहू की खबर ना मिलने के कारण वह कुछ घबराने लगी। रोज डाकिया जब उधर से चिट्ठी बांटता हुआ चला जाता तब दुर्गा देवी आकर सतीश से पूछती, सती आज क्या कोई खबर मिली? सतीश चिंतित होकर भाव से हिलाकर नहीं कह देता। आज दुर्गा ने डाक की डिलीवरी के समय डाकिये को पुकारकर चिट्ठी दे जाते देख लिया। इसी से वह उत्सुकता के साथ समाचार जानने के लिए लड़के के पास दौड़ी आई। उन्हें अच्छी तरह यकीन था कि यह चिट्ठी उनकी बहू की है। वह जब आकर सतीश के कमरे में दाखिल हुई उस समय भी सतीश संभल ना पाया था। वह कुर्सी पर बैठा था, उसका सारा शरीर कांप रहा था, उसका मुंह एकदम रक्तहीन मुर्दे का सा हो रहा था। लड़के की यह हालत देखते ही आशंका से दुर्गा देवी का कलेजा कांप गया। खबर बहुत बुरी है, यह समझने में उन्हें जरा भी देर नहीं लगी, लेकिन वह खबर क्या है यह जानने के लिए उनका हृदय व्याकुल हो उठा। तो क्या उनकी बहू अब इस लोक में नहीं है? क्या बहुत बीमार है? बचने की कोई आशा नहीं? दुर्गा देवी व्याकुल होकर पूछ बैठी, क्यों सती, क्या बात है? तो इतना विकल क्यों हो रहा है? तेरी तबीयत क्या कुछ खराब है? यह चिट्ठी किसकी है? बहू मायके से क्या कोई बुरी खबर तो नहीं आई? सतीश के मुख से कुछ उत्तर न निकला। वह उसी तरह शून्य दृष्टि से अपनी माँ का मुंह ताकता रहा। शरीर पसीने से जैसे नहा गया। दुर्गा ने चटपट पास जाकर आंचल से लड़के का मुंह पहुंचा, पंखे से हवा करते करते फिर पूछा, अरे क्या हुआ? बोलता क्यों नहीं भैया? इस तरह चुपचाप मेरी ओर क्यों ताक रहा है? मुझे डर लग रहा है। सतीश ने धीरे धीरे टेबल के ऊपर से वह चिट्ठी उठाकर माँ के हाथ में दे दी। दुर्गा देवी ने 2-1 बार चिट्ठी को उलटकर देखने के बाद लड़के को वापस करके कहा, मैं क्या लिखना पढ़ना जानती हूँ भैया, जो तूने ये चिट्ठी उठाकर मुझे दे दी? मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। तू ही एक बार पढ़कर मुझे सुना दे। खबर जानने के लिए मेरा जी बड़ा व्याकुल हो रहा है। तब सतीश ने एक अव्यक्त व्यथा से रूंधे हुए स्वर में धीरे धीरे सब हाल माँ को बतला दिया। दुर्गा देवी ने दम भर सोचने के बाद कहा, भैया मुझे तो विश्वास नहीं होता, यह जरूर किसी दुश्मन की कारसाजी है। मेरी ऐसी लक्ष्मी बहू, सती सावित्री बहू ऐसा कुकर्म कभी नहीं कर सकती। तू समधी जी को अभी एक चिट्ठी लिखकर डाल दे। अच्छी तरह पता लगा, ये बेनामी चिट्ठी पढ़कर इस तरह अपनी तबीयत खराब मत कर। माता की बात सतीश को भी जच गई। उसने फौरन उठकर अपने ससुर के नाम एक तार भेज दिया। क्षितिज हरेंद्र का पता लगाने निकला, बहुत देर तक नहीं लौटा। कमला बहुत ही व्यग्र होकर उसके लौटने की राह देखने लगी। हजारों दुश्चिंताएं आज उसके कमजोर शरीर और दुर्बल मन को कष्ट पहुंचाने लगी। सैकड़ों अशुभ भावनाओं ने उसके दिमाग को दबा लिया। अगर यह बाबू हरेंद्र को पता ना लगा सके तो फिर क्या होगा? वह किस तरह अपने घर जाएगी? कौन उसे अपने साथ वहां ले जाएगा? पिता और माँ आदि आत्मीय स्वजन उसके लिए ना जाने कितनी चिंता कर रहे होंगे। चारों ओर उसकी खोज हो रही होगी। कमला मन ही मन हिसाब लगाकर चौंक उठी। ओह, इस घर में आए हुए आज उसे 1 हफ्ता हो गया। 8 दिन से वह एक अज्ञात अपरिचित गैर आदमी के आश्रय में पड़ी हुई है। छी छी, कैसी शर्म की बात है, कैसी घृणा की बात है। गांव के लोग यह सुनेंगे तो क्या कहेंगे? वह भले ही प्रतिष्ठित परिवार की बेटी और बहू है, गृहस्थ के घर की औरत है। वह इतने दिन से कलकत्ते में एक अपरिचित जवान आदमी के घर निवास कर रही है। जान पहचान का आदमी भी नहीं है। उसके घर में ना कोई बाल बच्चा ही है। कमला अपनी इस असहाय अवस्था के कुत्सित भाव को, निंदनीय पहलू को जैसे आंखों के सामने देखकर आप ही कांप उठा। उसके नाम के साथ एक कलंक, एक बदनामी दम भर में अनायास जोड़ी जा सकती है, इस आशंका से वह डर गई। दुविधा, दुर्भावना और संकेत से जैसे स्याही के कांटों के समान उसके हृदय में चुभने लगी। लज्जा और धिक्कार के प्रहार से उसका मन जर्जर हो उठा। ना, वह अब और 1 दिन भी इस घर में न रहेगी। हरेंद्र दा का पता लगते ही वह आज ही रात को उनके साथ अपने गांव लौट जाएगी। लेकिन अगर हरेंद्र का पता ना लगा तो क्या होगा? तो वह क्या करेगी? जैसे तैरना ना जानता हो आदमी एकदम अथाह पानी में गोता खाकर नीचे डूबने लगता है, वैसी दशा कमला की हुई। जिस समय उसकी यह दशा हो रही थी, उसे इस विपत्ति के महासागर से निकलने का कोई उपाय न सूझ रहा था। कहीं किनारा नजर न आ रहा था। उसी समय क्षितिज ने उसके कमरे में प्रवेश किया। कमला को पुकार कर उसने कहा, देखिए
आज तो हरेंद्र बाबू का पता कहीं नहीं लगा, लेकिन मुझे आशा होती है कि कल या परसों तक मैं जरूर खोज निकालूंगा। आज जगदीश को, गणेश को तथा और सब इष्ट मित्रों को खबर दे आया हूँ। कल वे सभी तलाश करेंगे और चाहे जिस तरह हो, हम लोग हरेंद्र बाबू का पता लगाए बिना न छोड़ेंगे। वह किस कॉलेज में पढ़ते हैं, यह अगर आप कुछ बता सकती तो शायद आज ही उन्हें मैं लाकर हाजिर कर दे सकता। कमला ने हताश होकर कहा, सो तो मुझे ठीक से मालूम नहीं। हाँ, हरेंद्र दा के मुँह से इतना जरूर सुना था कि कलकत्ते के किसी सरकारी कॉलेज में वह पढ़ते हैं। वह शायद इस शहर में बड़ा और श्रेष्ठ कॉलेज है। क्षितिज ने कहा, ओह, अब समझ गया। यह बात आप अगर मुझसे पहले कह देती तो आज मुझे कलकत्ते की आधी मैसों में जाकर हैरान ना होना पड़ता। मेरी मेहनत भी बच जाती और आपका काम भी बन गया होता। आप जिस कॉलेज की बात कह रही हैं उसी में तो मैं भी पढ़ता हूँ। कल कॉलेज जाते ही उनको ढूंढ लूँगा। वह कौन दर्जे में है, क्या पढ़ते हैं, यह आप जानती हैं? नहीं, यह मैं ठीक ठीक नहीं जानती। केवल इतना मालूम है कि कॉलेज के पहले दर्जे की पढ़ाई वह समाप्त कर चुके हैं। यह कहो ना, वह शायद बीए में पढ़ते हैं। हाँ हाँ, आपने ठीक कहा, हरेंद्रदा अभी बीए में ही पढ़ते हैं। क्षितिज ने कहा, बस तो फिर आप निश्चिंत रहिए, मैं निश्चय ही कल आपके हरेंद्रदा को अपने साथ ले आऊँगा। कमला ने सिर नीचा करके आंचल का एक घूंट उंगली में लपेटते लपेटते कहा, मेरे लिए आप बड़ा कष्ट उठा रहे हैं। आपका ऋण मैं इस जीवन में कभी नहीं चुका सकूंगी। कमला के इन शब्दों ने जैसे क्षितिज के हृदय को परम सार्थकता की तृप्ति से भर दिया। उसका तरुण जीवन जैसे आज धन्य और परिपूर्ण हो उठा। उसने खूब प्रीति प्रफुल्ल कंठ से कहा, ना ना, यह भी कोई कष्ट है। ऐसी हालत में सभी आपकी सहायता करते, बल्कि इसे मैं अपना परम सौभाग्य कहूँगा। पहले मैं आपके कुछ काम आया, कुछ उपकार कर सका। अब तो मुझे यही धुन है कि किसी तरह कुशलतापूर्वक आपको आपके घर पहुँचा दूँ। आपको यहाँ ना जाने कितना कष्ट हो रहा होगा। मेरे घर में ना कोई औरत है, ना कोई लड़की। सभी काम और देखरेख नौकरों के ऊपर है, इसलिए बिल्कुल हो ही आपको सुविधा ना होगा। आपका आदर सत्कार या आवभगत करने वाला कोई नहीं। कमला ने धीरे धीरे कहा, इससे बढ़कर आदर सत्कार इस जीवन में मैंने और कहीं नहीं पाया। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। क्षितिज के हृदय के भीतर बिजली की तरह अकस्मात अमृत की धारा सी बह गई। किसी एक आवेग की प्रबल वायु लहर के हिलकोरे की तरह उसके सारे शरीर में दौड़ गई, रोमांच हो आया। दम भर के लिए क्षितिज यह भूल गया कि कमला का विवाह हो चुका और उसका स्वामी भी जीवित है। इस असाधारण सुंदरी युवती को सड़क पर उठा लाने के बाद से क्षितिज ने अपनी जवानी की तख्ती पर जीवन के चित्रपट पर या कल्पना की कूची से विचित्र भावों की माधुरी के गहरे रंग से जो चित्र अंकित करना शुरू किए थे, वे एकाएक जैसे सजीव हो उठे। इसी समय कमला ने फिर अश्रु जड़ित अव्यक्त स्वर में कहा, आपका यह उपकार मैं जीवन भर न भूल सकूंगी। क्षितिज के तरुण शरीर भर में उच्छ्वासित यौवन का तरल रक्त स्रोत सहसा जैसे चंचल उठा। वह तुरंत क्या उठा, जान पड़ता है आपको भी मैं इस जीवन में कभी ना भूल सकूंगा। लेकिन यह बात मुंह से निकलते ही एक दारुण लज्जा से उसके कानों की जड़ तक चेहरा लाल उठा। कमला की कृतज्ञता प्रकट करने के उत्तर में उसका यह कह उठना सचमुच बिल्कुल बेमेल अथवा असंगत जान पड़ा, और यह बात उसके निकट भी खूब स्पष्ट हो उठी। इसी से वह आगे और कुछ नहीं बोल सका। दोषी की तरह अप्रतिभ भाव से गर्दन नीचे किए खड़ा रहा। दीवार में जो बड़ी क्लॉक लगी थी उसमें से टन टन करते रात के 10 बज गए। कमला ने कहा, बातचीत से ज़्यादा रात बीत गई और आपने अभी तक भोजन नहीं किया। जाइए, कपड़े उतारकर मुंह हाथ धोकर भोजन कीजिए। क्षितिज की जान बच गई। चटपट कमरे से निकलकर नीचे उतर गया। कमला ने ऊपर से सुन पाया, नीचे जाकर क्षितिज अपने नौकर नौकरानी, रसोई बनाने वाले ब्राह्मण वगैरह सबको बुलाकर कड़ा हुक्म जारी कर रहा है, खबरदार माई जी को खाने पीने सोने वगैरह की कोई तनिक भी तकलीफ ना होने पाए। सावधान रहना, वह जब जो हुक्म करे फौरन उसकी तामील करना। उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, यह बात सदा ख्याल रखना। क्षितिज आज जल्दी ही खा पीकर 10 बजते बजते कॉलेज चला गया। जाते समय मेहरी को कमला के पास भेजकर कहला भेजा कि कॉलेज से लौटते समय वह एकदम हरेंद्र को साथ लेकर आवेगा। कमला ने दोपहर भर दोनों की प्रतीक्षा में सड़क की ओर जो खिड़की थी उसी के पास बैठकर बिता दिया। एक दो करके जब क्रमशः 4 बज गए तब कमला बहुत ही उत्कंठित हो उठी। आज इतनी देर क्यों हो रही है? और दिन तो 2-3 बजे के भीतर ही क्षितिज आ जाता है। तो क्या हरेंद्र दादा से भेंट नहीं हुई? हरेंद्र दादा क्या कॉलेज नहीं गए? ऐसा भी हो सकता है। मुमकिन है किसी काम से गांव चले गए हों। अगर ऐसा ही हुआ है तो हरेंद्र दादा कलकत्ते में ना हुए। कमला खिड़की की खड़ी उठाकर एक टक सड़क की ओर निहार रही थी।
उस समय उसकी वही दशा हो रही थी जो पिंजरे में बंद चिड़िया की होती है। धीरे धीरे संध्या का समय भी हो गया। सड़क के किनारे दोनों और गैस लैंप एकदम जल उठे। मैरी ने आकर पूछा, माँ जी आज क्या उठ कर हाथ मुंह नहीं धोगी, जलपान भी नहीं करोगी, शाम हो गई है। कमला ने कुछ उदास भाव से कहा, नहीं मैरी, आज जलपान ना करूंगी, कुछ खाने को जी नहीं चाहता, तबीयत अच्छी नहीं जान पड़ती। मैरी ने कहा, अच्छा तो आइए बाल बांधू, ऐसे सुंदर लंबे काले बालों की क्या दशा बना रखी है तुमने माँ जी, कंघी छुआती ही नहीं। कमला ने वैसे ही अनमने भाव से कहा, जो तुम्हारा जी चाहे करो। घंटे भर के लगभग बालों से उलझकर मैरी ने बाल इछे और चोटी बांधकर आईना सामने रखा। अपना मस्तक देखते ही कमला कह उठी, अरे मैरी, सिंदूर है। मैरी ने हंसते हंसते कहा, लो माँ जी, मैं पहले ही तो तुम्हारे लिए बाजार से ले आई हूँ। इतना कहकर आंचल से खोलकर मैरी ने एक सिंदूर की डिबिया निकाली और कमला के सामने रख दी। कमला ने जब उसमें से सिंदूर लेकर अपनी मांग में भरा और मस्तक पे लगाया तो उस समय उसका हृदय एक अपने सबसे बड़े आदमी की चिंता से व्याकुल हो उठा। मैरी चली गई। कमला बैठी बैठी सोचने लगी। यह भावना उसके हृदय की गुप्त चिंता थी, इसे वह किसी के आगे प्रकट नहीं कर सकती थी, पर यह चिंता उसके हृदय में आठों पहर बनी रहती थी, पर लज्जा उसे दबाए हुए थी। इस अपरिचित घर में कोई उसकी साथी नहीं थी जिससे वह अपने हृदय की बात या व्यथा कहती, किंतु आज उसकी यह चिंता प्रकाष्ठा को पहुंच गई। आज उसका हृदय स्वामी को एक चिट्ठी लिखने के लिए बहुत ही व्याकुल हो उठा। कितने दिनों से उसने स्वामी को चिट्ठी नहीं लिखी। यह ख्याल उसके मन में पहले भी आया था, लेकिन यह चिट्ठी के ऊपर अंग्रेजी में उसके स्वामी का पता कौन लिख देता। यह काम उसका छोटा भाई अरुण कर दिया करता था, किंतु यहाँ क्षितिज से स्वामी का पता लिखाने में उसे बड़ी लज्जा लगती थी, संकोच मालूम पड़ता था। अगर क्षितिज पूछ बैठेगी यह चिट्ठी किसको लिखी है, फिर स्वामी का नाम किस तरह वह क्षितिज को बतलाती। लेकिन अब लज्जा करने से काम तो न चलेगा। बहुत दिन हो गए। कमला व्यग्र होकर कमरे में चारों ओर चिट्ठी लिखने का सामान खोजने लगी, लेकिन कहीं उसे कलम, दवात, पेंसिल या कागज न दिखाई पड़ा। कमला की बीमारी के समय नर्स ने आकर क्षितिज का टेबल, कुर्सी, पैड, किताबों की अलमारी, कमलदान वगैरह उस कमरे से हटवा दिया था। कमला को ख्याल आया, क्षितिज बाबू पास ही कमरे में रहते हैं और वहीं लिखते पढ़ते भी होंगे, निश्चय ही वहां सब सामान होगा। पास के घर में घुसकर कमला ने देखा सामने क्षितिज का बड़ा भारी सेक्रेटेरिएट टेबल है और उसके ऊपर मोटे शीशे की दवात और कलमें रखी हैं। एक बड़ा सा राइटिंग केस भी है। कमला उसमें से एक चिट्ठी का कागज निकालकर स्वामी को चिट्ठी लिखने बैठी। चिट्ठी लिखने के समय कमला ने देखा टेबल पर पीछे हुए पैड के ब्लोटिंग के ऊपर नीली पेंसिल से कमला के पिता हरनाथ मैत्र का पता और नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। उसके आसपास चारों ओर उसका अपना नाम भी असंख्य बार तरह तरह के अक्षरों से लिखा हुआ है। सतीश को चिट्ठी लिखने के लिए कमला ने सोचा, उनको इतनी दूर से बुलाने की क्या जरूरत, उससे तो यही सहज होगा कि पिताजी को एक चिट्ठी लिखकर बुला लूं, यही अच्छा होगा। हमारा गांव तो कलकत्ते से बहुत दूर नहीं, पत्र पाकर पिताजी 2-1 दिन के भीतर आकर मुझे लिवा ले जाएंगे, किंतु उतनी दूर पश्चिम में उनके पास पत्र पहुंचने में और चिट्ठी लेकर आने में शायद 1 सप्ताह से कम न लगेगा। इतने दिन तक तो मैं यहाँ रह ना सकूंगी। तब कमला ने अपने पिता को ही पत्र लिखने के सूझी। चिट्ठी आधे से ज्यादा कहीं लिखी जा चुकी थी। किस तरह क्षितिज बाबू नाम के एक अपरिचित भले आदमी से ने उसे बेहोशी की हालत में अपनी मोटर में डालकर अपने घर लाकर वहीं रखकर उसकी चिकित्सा कराई, यह ऐसा वर्णन वह समाप्त कर चुकी थी। उसी समय क्षितिज की उस दिन की बातें याद आई। क्षितिज ने कहा था कमला इतने दिन घर में नहीं लौटी, इससे निश्चय ही उसके गांव में एक आंदोलन उठ खड़ा हुआ होगा। सबको यह खबर मालूम हो गई होगी। ऐसी अवस्था में उसके पिता को चिट्ठी लिखने से उल्टे एक दूसरी विपत्ति उठ खड़ी हो सकती है। इससे तो यही अच्छा होगा कि कमला खुद वहां जाकर उनसे सब हाल समझाकर कह सके। इसके बाद वही तो कहकर क्षितिज ने जिस बात का केवल इशारा उस दिन किया था, उसे सोचते ही कमला की कलम रुक गई। बेचारी गाल पर हाथ रखकर फिर सोच विचार करने लगी। वही तो, वह फिर करे क्या। इसी समय पीछे से चुपके से आकर हाथ बढ़ाकर किसी ने उसके सामने एक अध लिखी चिट्ठी उलट दी। कमला चौंक उठी। उसने मुंह फेर कर देखा। उसका वही लड़कपन का साथी उद्यमी हरेंद्र दादा खड़ा हुआ है। उसके मुख और आंखों से वही चिर परिचित ऐबीपन की हंसी की झलक अब भी प्रकट हुई थी। कमला ने हंसकर कहा, ओह जान में जान आई हरेंद्र दादा, तुम्हारे आने से अब मेरे मन में वैसी चिंता न रही। तुमने सब हाल सुन ही लिया होगा, बड़ी ही मुसीबत में पड़ गई।
हरेंद्र ने जैसे कमला की कोई बात सुनी नहीं। वह उस समय ऐसा भाव दिखा रहा था जैसे खूब मन लगाकर कमला की लिखी हुई उस अधूरी चिट्ठी के पढ़ने में लगा हुआ था। कमला ने कहा, देखो, यह कह गए थे कि कॉलेज से ही तुमको पकड़ लाएंगे, फिर तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई? दिन भर में रास्ता देखती रही, इतना समय मेरी बड़ी मुश्किल से कट पाया। वह कहाँ गए थे कि तुम्हारा पता कैसे लगा? शायद तुम आज कॉलेज नहीं गए। हरेंद्र दादा, क्यों ना कहो मैं गांव से मैं चलकर काकी से सब कह दूंगी। तब भी हरेंद्र ने कुछ ध्यान नहीं दिया। उसके भाव कुछ भी बदलते ना देख वैसे ही निर्विकार भाव से वह कमला की चिट्ठी पढ़ता रहा, अथवा यूं कहो कि मन ही मन उसे रटता रहा। अब की कमला कुर्सी छोड़कर उठ खड़ी हुई, जाकर हरेंद्र के हाथ से वह चिट्ठी छीन ली और हंसते हंसते बोली, अच्छा दादा, पढ़ाई चिट्ठी पढ़ने का तुम्हारा यह पुराना रोग अभी तक दूर नहीं हुआ क्या? जन्म भर यूं ही लड़कपन करते रहोगे? हरेंद्र ने कुछ भी लज्जित ना होकर खूब सहज भाव से कहा, तुझमें क्या सदा बुद्धि का टूटा ही बना रहेगा कमला? यह पराई चिट्ठी है, यह तूने मेरे मैत्र काका को ही तो लिखी है। उस दिन बड़ी मुश्किल से हरेंद्र को खोजकर क्षितिज अपने साथी डेरे पर ले आया था। हरेंद्र को ऊपर कमला के पास छोड़कर वह चाय की तैयारी करने के लिए नीचे चला आया। आते ही बकना शुरू कर दिया, महाराज, चाय के लिए पानी गर्म किया कि नहीं? चटपट केतली चढ़ा दो, दो कै प्याले पानी हो? अरे यही 4-5 प्याले हैं, आज जरा ठंडक है। अरे रामा, जा भीमनाथ की दुकान से आधा से रसगुल्ले तो ले आ, और उस बड़ी सड़क के मोड़ पर जो कलकत्ता होटल है वहां से कुछ केक वेक यही 1 रुपए के अंदाजे से लेते आना। बिस्कुट तो घर में है ही, फौरन जा और ले आ, देर ना हो। इस तरह जर्नली हुक्म जारी कर कहारिन से प्याला, पिरिच, प्लेट, छुरी, चम्मच वगैरह धुलवाकर साफ कराने लगा। 10 मिनट में ही सब तैयारी हुई। चाय का पानी भी खोलने लगा। बस रामा बाजार से लौट आने भर की देरी थी। वहां बरामदे में क्षितिज टहलने लगा। 2 मंजिले से बीच बीच में हरेंद्र के जोर जोर से हंसने का शब्द आता था और क्षितिज का मन अप्रसन्न हो उठा था। मन ही मन वह सोचकर उसे हरेंद्र से ईर्ष्या हो रही थी। इतनी ही देर में हरेंद्र और कमला दोनों खूब घुल मिल गए। मेरे सामने तो कमला 8 दिन में एक बार भी नहीं हंसी। मेरे आगे आंसू ही बहाती रही और हरेंद्र को पाते ही हंसी रोके नहीं रुकती। वाह! रामा बाजार से सौदा खरीद लाया। प्लेटों में खाने की चीजें सजाकर चाय ठीक करके उन्हें ले आने की आज्ञा नौकर को देकर क्षितिज ऊपर गया। देखा उसके कमरे में हरेंद्र एक कुर्सी पर बैठा हुआ है और खूब उमंग के साथ बातचीत की फुलझड़ी और उसके मुंह से छूट रही है, साथ ही साथ जोर से हंसता भी जाता है। कुछ दूर पर एक चौड़ी पालिशदार बेंच पर बैठी हुई कमला हरेंद्र के मुंह की ओर ताकती हुई उसकी बातें सुन रही थी। क्षितिज को देखते ही हरेंद्र उठ खड़ा हुआ और विनीत भाव से बोला, ओहो क्षितिज बाबू, आए, आइए आइए, पधारिए, बैठिए। हरेंद्र की दिल लगी और भाव भंगी देखकर कमला को हंसी आ गई। हरेंद्र ने कहा, तू हंसती क्यों है कमला? तू सोचती होगी हरेंद्र दादा यह क्या कर रहे हैं, जैसे यही घर के मालिक है और क्षितिज बाबू अभ्यागत, तो इसमें संदेह ही क्या है? मुझे तो तू जानती है, अर्थात सभी मेरे समान भूत हैं। यह कहकर हंसते हुए हरेंद्र ने घर की छत हिला दी। क्षितिज एक दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। हंसने की असफल चेष्टा करते हुए उसने पूछा, आप लोगों ने क्या ठीक किया है? सलाह ठहरी? काय की सलाह? हरेंद्र ने पूछा। क्षितिज ने कहा, यही इनके संबंध में सब हाल तो आप सुन ही चुके हैं, अब इनको क्या करना चाहिए? हरेंद्र ने कहा, मैंने तो इन्हें अच्छी ही सलाह दी थी, लेकिन यह मानती कहाँ है? जानते हैं क्षितिज बाबू, आजकल की स्त्रियां स्वाधीन हो रही हैं, अब वे अपनी बुद्धि से चलना चाहती हैं। इतना कहकर हरेंद्र ने मुख की मुद्रा बहुत ही गंभीर बना ली। क्षितिज ने जिज्ञासा की दृष्टि से कमला की ओर देखा। कमला कह उठी, यह तो हर बात में ठट्टा करने लगती है। क्षितिज बाबू, आप इनके कहे में ना आइए, असल मामले में इन्होंने मुझे कुछ सलाह नहीं दी। मैंने जितनी ही बार इनसे कहा कि हरेंद्र दादा मुझे क्या करना चाहिए, उतनी ही बार अजीब अजीब प्रस्ताव उपस्थित किए। आपके आने के दम भर पहले कह रहे थे, कमला तू गांव जाकर क्या करेगी? विलायत जा, रविंद्र बाबू के किताबें पढ़ पढ़कर अंग्रेज लोग बंगला सीख गए हैं, वहाँ हिंदू रमणी के उच्च आदर्श के बारे में बंगला में खूब लेक्चर देती फिरना। बताइए तो यह भी कोई सलाह है? इतना कहकर कमला ने मुंह बना लिया। सुनकर क्षितिज के उदास मुख पर भी हंसी की रेखा दौड़ गई। हरेंद्र ने कहा, मैंने क्या बुरी सलाह दी क्षितिज बाबू? अच्छा, अगर यह कमला को पसंद ना आवे तो फिर और भी एक प्लान है दिमाग में। इसी समय चाय और जलपान का सामान ऊपर आ गया। क्षितिज ने कहा, आइए हरेंद्र बाबू, जरा सी चाय पीजिए, उसके बाद सलाह मशवरा कीजिएगा। यह कहकर वह 2 प्यालों में चाय परोसने लगा। कमला वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। कारण वह समझ गई कि यह दोनों जने इस समय मेरा यहाँ उपस्थित रहना पसंद नहीं करेंगे। कमला के चले जाने पर चाय पीते हुए हरेंद्र ने क्षितिज से पूछा, तो आपने कमला के बारे में क्या सोच रखा है? वह कहाँ भेजी जाए?
क्षितिज ने कहा, सोचने की उसमें क्या बात है, कमला को उसके पिता के पास भेज दिया जाएगा। हरेंद्र ने हंसकर कहा, यह समस्या इतनी सहज नहीं है क्षितिज बाबू, हमारे समाज को आप नहीं जानते। अगर आप उसी समय जब कमला को सड़क पर पाया था उसके गांव या पिता के पास पहुंचा देते या अपने घर न लाकर अस्पताल में भर्ती करा देते तो अवश्य ही कुछ कठिनाई ना पड़ती। अब मामला उलझन में पड़ गया है, इसे सुलझाना उतना सहज नहीं है। क्षितिज, उस समय तो मुझे ये ख्याल बिल्कुल ही नहीं आया, यह बात सूझी ही नहीं हरेंद्र बाबू। मैंने यही सोचा कि भले घर की औरत को अस्पताल में अकेली भर्ती कर देना, खासकर ऐसी सुंदरी और इतनी कमसीन औरत को। हरेंद्र, सो तो ठीक है, आपने सोचा था। आपने उस समय जिस पहलू में इस पर विचार किया था वह भी विचार करने के योग्य ही था, लेकिन खैर अब उस बात को छोड़िए। कुछ देर तक हरेंद्र तरह तरह के उपाय सोचकर बतलाता, लेकिन अंत तक कोई ठीक नहीं ठहरा। कुछ ना कुछ नुक्स निकल आता, सभी रद्द कर दिए गए। उसके बाद दोनों जने कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। अंत को हरेंद्र ने कहा, देखिए आप और मैं दोनों जने सलाह करके कुछ ठीक ना कर पाएंगे। इस सलाह मशवरे में एक तीसरे आदमी को शामिल करने की जरूरत पड़ती है। क्षितिज ने कहा, वह कौन? हरेंद्र ने कहा, कमला के पिता मैत्र महाशय, बहुत जरूरी काम है। इतना ही लिखकर और कुछ ना बतलाएं, एक चिट्ठी भेजकर उन्हें यहाँ बुला लिया जाए। उनके आने पर सब हाल खुलासा करके उनको समझा दिया जाएगा। वह पिता है, इसलिए अपनी संतान के स्वभाव और चरित्र को अच्छी तरह जानते होंगे। मुझे आशा है वे अपने मन में यह अनुचित संदेह कभी पैदा न होने देंगे कि उनकी लड़की कोई बुरा काम कर सकती है। रह गए गांव के आदमी और समाज, सो उनके आक्रमण से आत्मरक्षा करने के लिए कौन उपाय करना चाहिए, यह सलाह उन्हीं के साथ मिलकर हम लोग करेंगे। मुझे विश्वास है वह कोई रास्ता अवश्य ही निकाल सकेंगे। क्षितिज ने कुछ देर सोचकर कहा, यह सलाह बुरी नहीं, खासकर जब इसके सिवा और कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन आप मैत्र महाशय से जितनी उदारता की आशा करते हैं वह क्या अधिक नहीं है? याद रखिएगा, वह पुराने जमाने के आदमी हैं, अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं, चाणक्य को मानने वाले नहीं। उनकी अपेक्षा तो कमला के स्वामी ही अधिक आशा की जा सकती है। हरेंद्र ने कहा, लेकिन और एक पहलू पर भी तो विचार करके देखिए क्षितिज बाबू। सतीश बाबू अर्थात कमला के स्वामी इस घटना को प्रेम का चश्मा लगाकर देखेंगे, जिसके तले तनिक सी भाप लगने से धुंधले हो सकते हैं। लेकिन पिता इस मामले को संतान स्नेह दृष्टि से देखेगा। वह दृष्टि ऐसी है जिसमें बुराई का पहलू ही नहीं सुझाई पड़ता, भलाई का पहलू ही उज्जवल दिखाई पड़ता है। क्षितिज ने कहा, हाँ आपने ठीक कहा हरेंद्र, और आपकी आशंका करते क्षितिज बाबू वही अगर हो। हरनाथ काका अगर अपनी बेटी के बारे में कोई अनुचित संदेह ही कर बैठे समाज के भय से, तो उसे अपने घर में ना रखना चाहे तो कमला के स्वामी तो है ही, पत्र लिखकर उनको बुला लिया जाएगा। क्षितिज, तो फिर यही सलाह अच्छी है, आप मैत्र महाशय को पत्र लिखिए, मगर जब तक वह नहीं आते तब तक कमला कहाँ रहेगी? आप ही के घर में जैसे है वैसे ही रहेगी, हरेंद्र ने कहा। सुनकर क्षितिज प्रसन्न हुआ। यह प्रश्न करने के बाद उसे इस बात का कुछ भय हुआ था कि शायद हरेंद्र उसे यहाँ से हटाकर अपने किसी बंधु बांधव के परिवार में ले जाकर रखने का प्रस्ताव ना कर बैठे। हरेंद्र ने पूछा, क्या वजह देखी तो क्षितिज बाबू? क्षितिज ने 2-3 बार सिगरेट का धुआं खींचकर उसी के उजाले में रिस्ट वॉच देखकर कहा, 7:45 का वक्त है, तो अब उठना चाहिए, यही सलाह पक्की रही। हरेंद्र ने कहा। इतना कहकर हरेंद्र उठ खड़ा हुआ, क्षितिज भी उठा। दोनों जने टहलते हुए सड़क पर जहां मोटर खड़ी थी उधर ही चलने लगे। पास आते ही शोफर ने उतरकर दरवाजा खोल दिया। क्षितिज ने कहा, चलिए हरेंद्र बाबू। हरेंद्र, नहीं माफ कीजिएगा, मैं अब डेरे जाऊंगा, देर हुई। क्षितिज, कमला से भेंट करके ना जाइएगा, जो कुछ सलाह हुई है उनसे कहते जाइए। आप कह दीजिएगा, आज एक मित्र का ब्याह है, मुझे दावत में जाना है, घर जाकर कपड़े बदलकर वहां जाने में यूं ही देर हो जाएगी। अच्छा कहकर हरेंद्र ट्राम गाड़ी की चढ़ाई की ओर बढ़ा। क्षितिज ने कहा, मेरी गाड़ी पर न चलिए, आपको डेरे पर पहुंचाकर चलाऊंगा, आपको चक्कर ना पड़ेगा। क्षितिज, ओह थोड़ा सा चक्कर पड़ जाएगा तो क्या होगा, आइए। यह कहकर हरेंद्र का हाथ पकड़कर क्षितिज ने उसे गाड़ी पर चढ़ा दिया और फिर आप बैठ गया। गाड़ी पर बैठकर क्षितिज ने हरेंद्र से कहा, देखिए चिट्ठी रजिस्ट्री कराकर भेजेगा, कारण वह ठहरा गांव, वहां डाकिए अपनी मेहनत बचाने के लिए एक की चिट्ठी दूसरे को देते हैं। जहां तक मुमकिन हो यह मामला अभी तक गुप्त ही रहना चाहिए। हरेंद्र, यह तो आपने ठीक कहा, रजिस्ट्री करके ही भेजूंगा। क्षितिज, और लिफाफे के ऊपर ग्राम वाम कुछ ना लिख दीजिएगा, रास्ते में डाकिए के हाथ से मुमकिन है और कोई चिट्ठी देकर ले ले। जिनकी लड़की खो गई है उन मैत्र महाशय के नाम हमारे जमींदार बेटे ने उसी कलकत्ते से एक रजिस्ट्री चिट्ठी भेजी। यह जानकर कल्पना प्रणव परपंची गांव के लोग ना जाने क्या निश्चय कर बैठे और साथ ही उस प्रचार भी चारों ओर करने लगी, तो कुछ आश्चर्य नहीं। गांव के लोगों का स्वभाव और समझ की दौड़ तो आप अच्छी तरह जानते ही। इसी समय मोटर बहु बाजार में हरेंद्र डेरे के सामने आकर खड़ी हो गई। हरेंद्र ने गाड़ी से उतरकर कहा, अच्छा यह कुछ नहीं लिखूंगा, जाता हूँ, गुड नाइट।
क्षितिज ने भी गुड नाइट कहा और फिर मोटर चली गई।